नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं एग्जाम 21 में। हम आज वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चर्चा करने जा रहे हैं, जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाले प्रतियोगी एग्जाम्स में उनके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। चाहे आप कोई से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज एनटीपीसी, रेलवेज ग्रुप डी, एसएससी और अदर्स पीसीएस एग्जाम्स की, चाहे वो कोई भी हो। तो देखिए दोस्तों, हमने वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आइएगा दोस्तों, पहला प्रश्न, वेदों के संस्थापक कौन थे? वेदों के संस्थापक कौन थे? आर्य, शूद्र, दस्यु, नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, वेदों के संस्थापक थे आर्य, अतः इसका ऑप्शन होगा ए, एकदम राइट है। देखिए दोस्तों, कई एग्जाम से पूछा गया आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का अर्थ पूछते हैं सीधा सीधा, तो मैं बताना चाहूंगा आर्य का अर्थ है दोस्तों, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति। ओके दोस्तों, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति। चलते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की है? ऑप्शन है ग्रामीण, नगरीय, ग्रामीण और नगरीय, और नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता है ग्रामीण, अतः इसका ऑप्शन होगा ए, एकदम राइट है। दोस्तों, हमने बताया था आपको पिछले पिछले वीडियो में, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोगाजकुय अभिलेख में कितने ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में चार चार आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है, अतः इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए राइट है, 4। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और चौथा है नासत्य। 4 देवताओं आर्य देवताओं को उल्लेख मिलता है बोगाजकुय अभिलेख में। देखिए दोस्तों, चलते हैं और मैं बताना चाहूँ आपको बोगाजकुय अभिलेख के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बोगाजकुय अभिलेख की खोज हुई थी 1907 में हुगो द्वारा। हुगो। देखिए दोस्तों, कि कई बार पूछते हैं बोगाजकुय अभिलेख की भाषा। तो भाषा है दोस्तों इसकी इंडो ईरानी। इंडो ईरानी। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे आगे की ओर। आर्यों के मूल स्थान से संबंधित मतों को बताइए। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मुलर मध्य एशिया। तो इसके ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, बाल तिलक ने आर्यों का स्थान बताया था उत्तरी ध्रुव से, दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत से, और मैक्स मुलर ने बताया मध्य एशिया से। दोस्तों देखिए, सर्वाधिक प्रमाणिक मत है मैक्स मुलर का, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है बोगाजकुय अभिलेख में। बोगाजकुय अभिलेख में दोस्तों कई बार पूछा गया है कि ये बोगाजकुय अभिलेख कहाँ से मिला है। तो देखिए, ईरान और इराक का क्षेत्र मध्य एशिया से, ईरान व इराक का क्षेत्र मध्य एशिया में। ओके दोस्तों, ईरान और इराक का क्षेत्र। चलते दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, वैदिक सभ्यता का कालक्रम बताइए। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अतः दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का काल। देखिए दोस्तों, और मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो आपको, वैदिक सभ्यता दो दो भागों में विभाजित थी। पहला था
ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दोस्तों, इनका काल इंपॉर्टेंट है, कालक्रम। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेदिक काल का कालक्रम है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, और ऋग्वेदिक काल का कालक्रम है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अतः मैं आपको उत्तर वैदिक काल का कालक्रम बताऊंगा दोस्तों। देखिए, उत्तर वैदिक काल का है दोस्तों, उत्तर वैदिक का है दोस्तों 600, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, कालिदास, बाणभट्ट, रणछोड़ भट्ट। तो देखिए दोस्तों, वेदों के संकलन करता है वेद व्यास। देखिए दोस्तों, वैसे तो वेदों के संस्थापक मानते हैं उनको अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय दोस्तों पता नहीं है इनका, इसलिए अपौरुषेय इनके संस्थापक। और इनके संकलन किया था वेद व्यास जी ने। ओके दोस्तों, और कई एग्जाम से पूछ ले वेद व्यास का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों, इनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, 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 महर्षि कृष्ण द्वैपायन का मूल नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चर्चा करें तो कालिदास, कालिदास का आपको कृति याद होगी, एक मेघदूत, मेघदूत की रचना करी थी इन्होंने, मेघदूत। ओके दोस्तों, बाणभट्ट, बाणभट्ट का ग्रंथ है दोस्तों कादम्बरी, बाणभट्ट का ग्रंथ कादम्बरी। ओके दोस्तों, रणछोड़ भट्ट, आपको पता ही होगा, राज प्रशस्ति की रचना करी थी इन्होंने, जो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ओके दोस्तों, चलते आगे की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्राचीन किस वेद को माना गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, अब मैं ऋग्वेद के बारे में बताना चाहूँ तो आपको, इसमें 10,552 श्लोक है। 10,005, देखो दोस्तों, इसमें 10,005 श्लोक, इसके अलावा इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ओके दोस्तों, 1028 सूक्त है। इसके अलावा मैं और इसमें बताना चाहूँ आपको, तो इसमें गायत्री मंत्र है वो दोस्तों, वो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो गायत्री मंत्र है वो सविता नामक देवता को समर्पित है। सविता, सविता नामक देवता को समर्पित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते आगे, देखते हैं आगे। और इसके अलावा सामवेद, ये दोस्तों सामवेद है जो भारतीय संगीत का जनक है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक है दोस्तों सामवेद। इसके अलावा यजुर्वेद, देखिए दोस्तों, यजुर्वेद सबसे पहले तो ये चंपू शैली में लिखा गया है, चंपू, चंपू शैली। देखिए दोस्तों, चंपू शैली क्या होती है? गद्य प्लस पद्य की मिश्रण रचना होती है दोस्तों, गद्य प्लस पद्य की। ओके दोस्तों, इसके अलावा इसमें यज्ञ, हवन आदि का वर्णन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको अथर्ववेद के बारे में बता दूं थोड़ा सा, जादू, टोना और टोटका आदि का वर्णन है इसमें, अथर्ववेद में। ओके दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ओके दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, वेद त्रय में कौन कौन से वेदों को शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है इसके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपरोक्त सभी। अतः इसका
आंसर होगा ऑप्शन डी। ऋग्वेद में तीनों वेदों को, इन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कई बार पूछ ले, उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना, गुरु के दूर जाकर बैठना, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना। अतः इसका आंसर ऑप्शन ए, गुरु के समीप जाकर ध्यानपूर्वक बैठना। चलते दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों देखिए, ये करंट का भी हो सकता है आपके प्रश्न, और मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। लोकपाल का प्रमुख वाक्य कौन से उपनिषद से लिया गया है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। तो देखिए दोस्तों, जो लोकपाल का प्रमुख वाक्य वो लिया गया है ईशोपनिषद से। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको लोकपाल का प्रमुख वाक्य क्या है। माँ गिरिद, माँ गिरिद कस्य स्विधनम, स्विधनम, माँ कस्य स्विधनम। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ भी बताना चाहूंगा मैं आपको। लोकपाल के प्रमुख वाक्य, इसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो, किसी के धन का लोभ मत करो। देखिए दोस्तों, अभी अभी पता ही है आपको 2019 में लोकपाल को मान्यता दी गई है। तय लोकपाल के पहले अध्यक्ष बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। इसके अलावा मैं और बताना चाहूँ आपको, लोकपाल से संबंधित अधिनियम 1973 में आया था दोस्तों, 1973। याद रखना दोस्तों, 1973। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मुंडकोपनिषद, दोस्तों बहुत बहुत एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है इसका, मुंडकोपनिषद का। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है 1008, 108, 10,008 और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, उपनिषदों की संख्या है 108। देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा मंदिरों के ऊपर लिखा हुआ होता है श्री श्री 1008 बाबा ठाकुर जी महाराज या कुछ और। तो दोस्तों वो 1,008 होता है, न कि 1,008। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन संपूर्ण वैदिक काल में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। संपूर्ण वैदिक काल में, संपूर्ण वैदिक काल में 31 नदियों का, और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और वैदिक काल की प्रमुख नदी थी दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु नदी याद रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आर्यों की प्रमुख जनजाति कौन सी थी? ऑप्शन है भरत, ग्रासिया, मावरी, गोंड। दोस्तों इसका आंसर होगा, आर्यों की प्रमुख जाति थी भरत। इसी जनजाति के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है, जो वर्तमान में है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, ग्रासिया जनजाति पूछा गया है कई एग्जाम्स में। ग्रासिया जनजाति पाई है राजस्थान में, राजस्थान में ग्रासिया जनजाति। इसके अलावा माओरी का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, माओरी तो, माओरी है न्यूजीलैंड की जनजाति, न्यूजीलैंड। कई कई बार दोस्तों न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछ लेते हैं, तो इसकी याद रखना वेलिंगटन। ओके दोस्तों। इसके अलावा गोंड जनजाति, ये एमपी में पाई जाती है दोस्तों, एमपी। चलते दोस्तों आगे की प्रश्न की ओर। दसराज युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? तो देखिए दोस्तों, दसराज युद्ध, ऑप्शन है रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। तो दोस्तों इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
रावी नदी के किनारे। देखिए दोस्तों, 10 राज युद्ध, भरत राजा दशराज, भरत राजा सुदास, सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, और 10 जनों के मध्य, इसलिए इसे 10 राज युग कहा गया है दोस्तों। इसमें विजयी हुए थे भरत राजा सुदास। ओके दोस्तों, भरत राजा सुदास विजयी थे इसमें। दोस्तों इनका कई बार वंश पूछा गया, किस वंश से संबंधित हो दोस्तों, याद रखना त्रिशु, त्रिशु वंश से संबंधित संबंधित थे ये। ओके दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, ये नदियां हैं ऋग्वेदिक काल की। ये आपसे कई बार पूछ रहे थे एग्जाम्स में कि इनके प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, प्राचीन नाम। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, दोस्तों देखिए, झेलम का है दोस्तों वीतस्तता, चिनाब का है दोस्तों अस्कीनी, अस्कीनी, वितस्तता अस्कीनी। ठीक है दोस्तों, व्यास का है विपासा, व्यास का है दोस्तों विपासा। इसके अलावा रावी का है परुषणी, पुरुषणी। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक और नदी का नाम बताना चाहूंगा मैं आपको, वो गंडक है, गंडक, गंडक नदी। इसका नाम है दोस्तों सदा नीरा, सदा नीरा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या क्या कहा गया है दोस्तों। तो देखिए, गृहपति, कुलुप, ब्राह्मणी, विष। तो देखिए ऋग्वेदिक काल में जो परिवार का मुख्य होता है उसे गृहपति कहा गया है दोस्तों, गृहपति। देखिए दोस्तों, परिवार इसमें समझ में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहला था परिवार, परिवार का मुख्य होता था गृहपति, गृहपति। इसके बाद में आता है दोस्तों, परिवार के बाद में आता है कुल। इसके बाद में आता है दोस्तों गांव, गांव के बाद में आता है दोस्तों विश्व। ओके दोस्तों, तो कुल का मुखिया होता है कुलूप, है ना दोस्तों। गांव का मुखिया होता है ग्रामणी, और विश्व का मुखिया होता था विस्पति। ओके दोस्तों, विस्पति। इसके आगे दोस्तों विश्व, विश्व के आगे आता है फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। ओके दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस शब्द का उल्लेख मिलता है, जन, राष्ट्र, जनपद, महाजनपद। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है, और राष्ट्र शब्द का जो उल्लेख है वो एक ही बार किया गया है दोस्तों, एक ही बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख एक ही बार मिलता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पर्सन। ऋग्वेदिक काल में परिवार नियोजन किस प्रकार का था, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पुत्र सत्ता, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पितृसत्तात्मक। ऋग्वेदिक काल में परिवार है ना पितृसत्तात्मक था दोस्तों, अतः ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था दोस्तों परिवार, सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके दोस्तों, चलते दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में गाय के लिए कौन से शब्द का उल्लेख किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में गाय के लिए ऑप्शन है अगन्या, सोमरस, गण और प्रजापति। दोस्तों ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगन्या का अर्थ होता है दोस्तों न मानने योग्य, न मानने योग्य। दोस्तों गाय को अगन्या इसलिए कहा गया है क्योंकि वैदिक काल में ना जो वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन था, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन था गाय, वस्तु विनिमय विनिमय का। इसलिए देखिए दोस्तों, सोमरस, सोमरस था जड़ी बूटियों से निर्मित शक्तिवर्धक पदार्थ, जड़ी बूटियों से निर्मित शक्तिवर्धक पदार्थ था, जिससे उनको इसको पीने से उनको शक्ति मिलती थी दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन,
ब्रह्मचर्य आश्रम, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासन, इन सभी का उल्लेख मिलता है दोस्तों चारों आश्रमों का। चार प्रकार के आश्रम है ऋग्वेदिक काल में। ओके दोस्तों, चार प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम। दोस्तों इनके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। दोस्तों इसमें आयु सीमा रखी गई थी 0 से 25 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, इसमें थी 26 से 50। दोस्तों जो गृहस्थ आश्रम है उसको है ना विश्व की, संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है इसको, संसार की रीढ़ की हड्डी। ओके दोस्तों, संसार की रीढ़ की हड्डी, संसार की रीढ़ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, वानप्रस्थ आश्रम ये था 50 से 75 वर्ष, 51 से 75 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और ये था संन्यास आश्रम, अंतिम आश्रम, 76 से 100 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें है ना व्यक्ति मोह माया से पूर्णतः मुक्त हो जाता था, मोह माया से पूर्णतः मुक्त, मोह माया से पूर्णतः मुक्त। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में कौन से प्रकार की समाज या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उपरोक्त सभी। अतः इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, और ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में दोस्तों कर्म पे आधारित थी, कर्म पे, कर्म पे। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ना ये जन्म पे आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पे आधारित हो गई थी दोस्तों, जन्म पर। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल जन्म पे आधारित हो गई थी। अब दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँ, दोस्तों देखिए इनकी उत्पत्ति से संबंधित पूछते हुए उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है मुख से। ठीक है दोस्तों, क्षत्रिय की हुई है भुजा से, वैश्य की हुई है जंघा से, और शूद्र की हुई है पैर से, पैरों से, इनकी हुई है पैरों से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार का प्रचलन किस काल में किया गया? तो ऑप्शन है उसके उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, महाजनपद काल। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल। 16 संस्कारों का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक से संबंधित जो कालक्रम होते हैं उनमें 16 संस्कार है जिनका वर्णन सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में किया गया था दोस्तों। और वर्ण व्यवस्था, उत्तर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, जन्म पर आधारित। देखो तो ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल कौन कौन से है दोस्त, कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है पहला मंडल, 10वां मंडल, दूसरा मंडल व 7वां मंडल। ऑप्शन सी पहला मंडल व 9वां मंडल। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आंसर होगा इसका पहला मंडल, 10वां मंडल और 9वां मंडल। 9वां मंडल भी सबसे नवीन मंडल में आते हैं दोस्तों। और दूसरे से लेके 8वें मंडल तक, 2 से 8 मंडल, 2 से लेके 8 मंडल दोस्तों, ये सब प्राचीन मंडल है दोस्तों, प्राचीन मंडल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें मैंने कुछ सिंधु घाटी सभ्यता का भी 2-4 प्रश्न रखे हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा? देखिए बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे सुंदर ऑप्शन इसके कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, धोलावीरा। सबसे सुंदर नगर है दोस्तों धोलावीरा के। मैं बारे में आपको और बताना चाहूंगा, तो दोस्तों ये गुजरात में है, गुजरात में महणसर और मानसर नदियों के किनारे, महनसर और मानसर नदियों के किनारे दोस्तों, मानसर। ओके दोस्तों, और मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों ये सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था।
3 भागों में और बाकी सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। 2 नगर दुर्ग टीला और नगर टीला, इसमें विभाजित है दुर्ग और नगर टीला। लेकिन दोस्तों ये तीसरा था इसका धोलावीरा का, वो था मध्यमा। ऐसे करके ये 3 भागों में विभाजित था। सबसे सुंदर नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कालीबंगा का पता ही है आपको, यह है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब। ठीक है दोस्तों, रोपड़ पंजाब में। ठीक है दोस्तों, चलते आगे आगे की ओर। भारत में सिंधु सभ्यता की राजधानियां कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है ए राखीगढ़ी, धोलावीरा, ए व बी और डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए व बी। सिंधु सभ्यता की राजधानी थी राखीगढ़ी और धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, राखीगढ़ी आपको पता है हरियाणा में और धोलावीरा गुजरात। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा एक पुरातत्व वेत्ता थे दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। ठीक है दोस्तों, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने ना, दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, तीसरी राजधानी, तीसरी सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी कालीबंगा। दशरथ शर्मा ने कहा था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल माई एग्जाम 21 को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो हमारे। तो देखिए दोस्तों, ये थे वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा अब हमारा अगला वीडियो आ रहा है, भारत भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम व्याख्या सहित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत सहायक सहायक साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। माई एग्ज़ाम दोस्तों, देखिए हमारा चैनल है माई एग्ज़ाम 21, शेयर करिए माई एग्ज़ाम 21। ठीक है दोस्तों।